बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल बाजवा किस तरह से सियासत कर रहे थे, धांधली कैसे करा रहे थे, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कैसे कराया, बुशरा बीबी ख्वाबों के जोर पर क्या क्या काम कर रही थी, और अजब करप्शन की गजब कहानी में बुजदार साहब का क्या किरदार था, बुशरा बीबी के बच्चों का क्या किरदार था, और परवेज इलाही साहब का करप्शन में क्या किरदार है, उनके कौन से साथी पकड़े जा रहे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो पहुंच गए हैं अपनी सिफारिश कराने के लिए चौधरी शुजात के पास। लेकिन इन सब बातों से पहले फवाद चौधरी के मोबाइल पर हम बात करेंगे कि उनके मोबाइल में ऐसा क्या है कि पीटीआई परेशान हो गई है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हैं, उनका दूसरी दफा भी वो हो गया है, रिमांड हुआ था, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। और परेशानी असल में यह है कि उनका मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया है। इससे पहले शहबाज गिल जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने बड़ी चालाकी से चकमा देकर अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप बचा लिया था। तो लोगों का ख्याल था कि उसमें बहुत कुछ होगा जो निकल सकता है, वो उनके हाथ नहीं आया था, इदारों के हाथ। लेकिन फवाद चौधरी का मोबाइल उनके हाथ आ गया और पीटीआई की वो आसान लफ्जों में कहते हैं कि दौड़े लगी हुई हैं। आप समझ जाएं कि क्या लगा होगा। तो फुल टाइम जो है ना टेंशन में है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ है जो उनकी हकीकत, उनका असल चेहरा सामने लाके दिखा देता है कि क्या साजिशें हो रही हैं, कहां कहां से ताने बाने जुड़े हुए हैं, कहां से स्ट्रैटेजी आती है, कहां से एजेंडा आता है, वो साइफर का और गैर मुल्की साजिश का एजेंडा कहां से आता है, फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा के लिए प्लान बनता है वो कहां बनता है, किससे बनता है, कौन किसको फॉरवर्ड करता है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी फवाद चौधरी साहब के मोबाइल में, और उनके लिए मुसीबत बन गई है। अच्छा, वो पार्टी के लोग तो खामोश हैं, लेकिन उनके हमदर्द मेजर आदिल राजा, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये बड़ा जुल्म हो गया, उनका मोबाइल हाथ आ गया, तो अब इस मोबाइल की बुनियाद पर यहाँ से ऐसा डाटा लिया जाएगा, उसको कॉपी कर लिया जाएगा और उसकी बुनियाद पर मजीद मुकदमात बन जाएंगे उन पर और लोगों को हैक कर लिया जाएगा। और यार कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं हैक करना। असल में उनका जो कच्चा छट्टा है वो खुल जाना है, उनकी हकीकत सामने आ जानी है कि कौन क्या है, हु इज हु, कौन क्या कर रहा था, खान साहब कहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। एक तो हमें पता है ना, वो जो एस्टेब्लिशमेंट का लिंक्स थे जो कि एपॉलिटिकल हो गए, वो तो क्लोज हो गया चैप्टर, लेकिन उसके बाद उन्हें कहां कहां से हेल्प मिल रही थी, पाकिस्तान से बाहर से वो जो लॉबिंग फर्म बनाई हुई थी जिनसे हेल्प ले रहे थे, अपनी लॉबिंग करा रहे थे, और वो सारी चीजें, वो वक्त आ गया कि अब वो सारी चीजें सामने आनी है। और इस चीज की उन्हें मुसीबत है। मतलब आपके मोबाइल्स में ऐसा डाटा क्यों है कि आपको परेशानी है? मतलब हमारे मोबाइल्स हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें हो, लेकिन उसमें ऐसी खतरनाक चीज कोई नहीं है कि जिसमें हमें यह खतरा हो कि कोई मुल्क के खिलाफ है। मतलब आई रिमेंबर कि वो इमरान शफकत साहब को जब FIA ने उठा लिया था, और मसला क्या था, बुशरा बीबी के हवाले से बात हुई थी, और FIA वालों ने, मैं भी उस दिन वहाँ पर ऑफिस में मौजूद था, तो जब फाइनली वो हो गया, सेटलमेंट हुई और उनसे लिखवा के उन्हें वापस भेजा जा रहा था, तो मोबाइल नहीं दिया उन्होंने वापस। उन्होंने कहा जी आप इसका पासवर्ड दे दें, हम इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। और 1 मिनट का भी तवक्कुफ नहीं किया उन्होंने। इमरान शफकत ने उसी वक्त वो एक कागज़ पे अपना पासवर्ड लिखा और उन्हें दे दिया, और उस वजह से वो FIA वाले लोग भी बड़े खुश थे। उनका ठीक है, बड़ा कोऑपरेटिव मोड है इनका, कि जब हमने इनसे कहा उन्होंने फ़ौरन हमारे साथ कोऑपरेट किया, और वो मोबाइल 2-3-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद उन्होंने चेक करने के बाद दे दिया। उसमें क्या हो सकता है यार, इनको क्यों फिक्र होती है, इसमें क्या चीज़ें हैं? अच्छा, इनके अकेले नहीं है, इनके जो दूसरे पार्टनर हैं परवेज इलाही साहब, उनके लिए भी मुसीबत बनी हुई है। एक तो उनकी वो शराब की बोतलों वाला मसला हुआ है, 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, ये किसी का भी हो सकता है, उसमें ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वही इमरान खान साहब वाला मामला, कि जैसे इमरान खान साहब तबलीग करते हैं, हर चीज़ में मज़हब कार्ड को खेलते हैं, इसी तरह परवेज़ इलाही साहब को भी बड़ा शौक़ है मज़हब कार्ड को खेलने का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप मज़हब के मुताबिक चलें, मज़हब को फॉलो करें, मजहबी इक़दार जो है उनका एहतराम करें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ज़ाती किरदार, आपका कैरेक्टर, आपका अमाल, आपकी लैंग्वेज, वो टोटली 180 डिग्री पर होती है, उससे उलट साइड पर होती है। यही हाल इमरान खान साहब का है, यही हाल परवेज चौधरी साहब का। इस वजह से ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं। ये मजहबी हवाले से जब चीज़ें आती है, वो क्रिटिसिज्म का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को मजहब के ठेकेदार और अलमबरदार डिक्लेयर करते हैं, जबकि असल में उनका किरदार जो है उससे बिल्कुल उलट है।
उनकी वो जो अय्याशी की कहानी है कि कहाँ पर उनके अय्याशी के बंदोबस्त होते थे, कौन कौन करता था, ख़वातीन का इंतज़ाम कौन करता था, बोतलों का इंतज़ाम कौन करता था, ये सारी चीज़ें ये इसलिए होती हैं क्योंकि वो अपने आप को औलिया अल्लाह की फहरिस्त में शामिल करके दिखाते हैं, तो इस वजह से क्रिटिसिज्म होता है। अब उनके जो खासुल खास मोहम्मद खान भट्टी साहब के खिलाफ केस हो गया 43 करोड़ रुपीस की रिश्वत का। केस तो बहुत छोटा सा है, छोटा इन द सेंस कि वो मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ है। तो मोहम्मद खान भट्टी समझें आप, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो सब कुछ वही थे परवेज़ इलाही साहब के साथ। अच्छा, और वो शुरू से मतलब आई थिंक शायद क्लर्क उन्हें भर्ती कराया गया था, करते कराते असम्बली के सेक्रेटरी बनाए, फिर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। सब कुछ उनके हाथ में था, पूरा पंजाब उन्हीं के हाथ में था। बुशरा बीबी के बाद मतलब वो तो ऊपर थी मोहतरमा माशाल्लाह, पहले बुज़दार साहब और उनके वो जो उनके दोस्त थे टीके ताहिर खुर्शीद साहब, और अब मोहम्मद खान भट्टी साहब के पास था। तो उनकी जो दास्तानें आ रही हैं, अच्छा जब केस हो गया उनकी गिरफ्तारी का भी चांस है, और अगर वो गिरफ्तार हो गए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सारे कच्चे छट्टे खुल जाने हैं, वो सारे सामने आ जाने हैं। तो इसलिए अब उनकी दौड़ लगी है और वो पहुंचे हैं चौधरी शुजात साहब के पास। और अब खबरें आ रही हैं कि उनके आपस में तो ताल्लुकात ठीक हैं, मिलते हैं, मेहमान आते हैं तो फैमिलीज आपस में मिलती हैं और जुमे की नमाज भी इकट्ठी पढ़ते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जुमे की नमाज में अपने लिए दुआ करा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। 43 लोगों की लिस्ट जो बनी हुई है वो पीटीआई के लोग हैं सिर्फ, जिनकी गिरफ्तारी होनी है। ये आप और आपके साथी उसके अलावा हैं, उनके अलग से सिस्टम चलना है। आपने भी तो बड़ा डिच किया था, सारी चीज़ें डिसाइड करके पॉलिटिकल एक सीन में आकर शामिल होकर, और फिर आप खान साहब के साथ निकल गए थे। उसमें आपके साहबजादे की मोहब्बत है, और वो सुनते हैं कि जनरल मुजम्मिल साहब की कॉल थी और जनरल फैज़ हमीद का फैज़ था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन सियासी अमल है, अब सियासी अमल में जो जिस किस्म का हमने सियासी अमल अपने मुल्क में रखा हुआ है उसमें सब लोग उसी से गुजरेंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए भी मुश्किल वक्त है, देखें वो क्या करते हैं। और दूसरी बड़ी स्टोरी है जनाब इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के साथ फिर सारे किरदार लिंक हैं, वो है जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, बुशरा बीबी साहिबा, उस्मान बुज़दार साहब, उनके दोस्त, ये सारी चीज़ें। और ये पता चल रहा है कि धांधली कराई गई 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि खौफ ये था कि नवाज शरीफ जीत जाएगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, बल्कि 25 जुलाई को इलेक्शन था, उससे 10 दिन पहले, वो 12 दिन पहले वापस आ गए। तो इमरान खान साहब को शदीद परेशानी थी और उन्होंने अपने दोस्त ओन चौधरी को कहा कि इसको गिरफ्तार कराएं, क्योंकि अगर ये आ गया तो अब ये 12-13 दिन है इलेक्शन में, तो ये तो इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएंगे और इलेक्शन हर सूरत में जीतने हैं। तो फिर ओन चौधरी साहब ने रब्ता किया, इमरान खान साहब ने कहा कि उनसे बात करें। और वो कौन थे? वो थे जनरल कमर जावेद बाजवा। उनसे ओन चौधरी ने बात की कि जनाब इसको मैनेज करें। तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आप अपना इलेक्शन देखें, नवाज शरीफ को मैं संभाल लूंगा। तो हमारे आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सियासतदानों को संभाल रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करा रहे थे, उनको और उनकी बेटी को, और बड़ा बखूबी उन्होंने ये अमल जो है सर अंजाम दिया। उन्होंने कमाल दिखाए, ये सारा कुछ किया है। और इंतखाबात में धांधली भी हुई, क्योंकि किसी भी कीमत पे इमरान खान को लेकर आना था। ये बाजवा साहब का प्लान था। और वैसे उनकी तो मुलाकात 2017 में हुई थी, वो भी असल में प्लान तो उससे पहले से चल रहा था इदारे का, फौजियों का ना, कुछ लोग चला रहे थे इस तरह से, और बाजवा साहब उसमें फाइनल प्लेयर आए, उन्होंने उसमें मतलब एग्जीक्यूशन का मौका उनको मिला। उनकी भी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से, और वो इस प्रोग्राम को लेकर आगे चले और उन्होंने कराया। और ये सारी बातें बता रहे हैं ओन चौधरी साहब, और वो बता रहे हैं जावेद चौधरी साहब को। और ये वही जावेद चौधरी साहब है जिन्हें बाजवा साहब ने भी बताया बहुत कुछ। उन्होंने बुला के वो 6 घंटे का जो इंटरव्यू दिया था उसमें सारी तफसीलात आई। तो ओन चौधरी साहब ने वैसे तो और भी बहुत सी बातें बताई हैं, बुशरा बीबी के निकाह, दूसरा निकाह और इद्दत में निकाह, और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने स्टोरी बता दी हैं हम आप तक पहुंचा चुके हैं। पहले भी आपने पढ़ भी ली होगी, हमसे सुन भी ली होगी, बहुत से दोस्तों से सुनी होगी आपने। तो उसी में उन्होंने मज़ीद बातें भी बताई हैं कि बुशरा बीबी के ख्वाबों के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही थी, लुट मार हो रही थी, और वो अपने ख्वाबों की बुनियाद पे सारी हुकूमत चला रही थी। सेक्रेटरीज़ के और बड़े बड़े अफसरों के जो तबादले और तकर्रियाँ होती थी, वो बुशरा बीबी को तस्वीरें दिखाई जाती थी, वो उनकी शक्ल देख के बताती थी कि ये मुनासिब है या नहीं है। ऐसे कारोबार हुकूमत चल रहा था। तो आप सोचें कि कैसे चल रहा था। होता है ना, एक लोग सोचते हैं कि कैसे चलेगा, और यहाँ सोचना पड़ता है कि कैसे चल रहा था,
कि उनके ख्वाबों के सर पर सारा चल रहा था कि वो ख्वाब देखकर बताएंगी किसको क्या होना है। और ओन चौधरी साहब ने तो पंजाब का भी बताया क्योंकि वो मुशीर बने थे बुज़दार साहब के। उन्होंने कहा वहाँ तो सब कुछ पैसों से हो रहा था, पैसे दे के कमिश्नर लगते थे, लाहौर के DCOs और RPOs के ओहदे जो है पैसे देकर बिकते थे। और उन्होंने ये सारी रिपोर्ट जब जाकर दी इमरान खान साहब को तो इमरान खान साहब ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। और वो अकेले नहीं है, उससे पहले वो DG ISI को भी उनसे के ओहदे से हटा चुके थे क्योंकि DG ISI ने, उस वक्त के DG ISI ने उन्हें उनकी फैमिली यानी बुशरा बीबी की करप्शन की रिपोर्ट्स दी थी तो वो कर दिया। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ उन्होंने बताई है, इमरान खान साहब और जनरल ज़ियाउल हक की मुमासलत क्या है, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते कैसे एक तरह से हैं। जनरल ज़िया साहब के हवाले से बड़ा मशहूर है कि उन्होंने हरम शरीफ में बैठकर वादा किया था कि वो भुट्टो साहब को फांसी नहीं देंगे, लेकिन फिर उन्होंने फांसी दे दी थी। मतलब उनकी नज़र में हरम शरीफ में बैठकर किया हुआ वादा कोई अहमियत नहीं रखता था। मतलब अच्छा वो भी वो मज़हब कार्ड खेलने में बहुत ऊपर थे, उनका भी आलम जो है ना। इमरान खान साहब तो शायद उनके सामने मतलब मुकाबले टक्कर के लोग हैं दोनों, खैर चलिए यूँ कह लें। यही काम इमरान खान साहब ने किया। हम बहुत सी बातें और भी जानते हैं। अब उन्होंने बताया कि एक बड़ी मीडिया पर्सनालिटी के साथ उन्होंने हरम में बैठकर बात की और वादा किया कि आपके साथ तमाम मामला सेटल, मैं दिल से अपने वो तमाम कदूरतें निकाल रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं है और आइंदा से हम साथ चलेंगे। और फिर उन्हें गिरफ़्तार करा दिया। और उन्होंने उस कॉलम में तो नहीं लिखा और नहीं बताया, लेकिन वो हैं मीर शकीलुर रहमान, जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ और मालिक और CEO चेयरमैन वट जो आप उन्हें कह लें। तो उनके साथ ओन चौधरी ने ही मुलाकात कराई, हरम शरीफ में बैठकर ये सारी बातें हुई क्योंकि 2014 से ही ऑनवर्ड्स ये मसाइल चल रहे थे उनके। इमरान खान साहब उनके खिलाफ बातें करते थे क्योंकि उनका, इमरान खान साहब को दुख ये था कि 2013 में नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच जो की थी वो जियो ने क्यों चलाई। और इमरान खान साहब का तो खैर क्लेम ये है कि सबसे पहले जियो ने चलाई, हालांकि हकाइक ये है कि जियो ने सबसे पहले नहीं चलाई थी। जियो शायद तीसरा या चौथा चैनल था जिसने चलाई, उससे पहले चैनल्स पर आनी शुरू हो गई थी तो जियो ने भी चला दी थी। खैर इमरान खान साहब उस पर नाराज़ हुए और उनके लिए नाराज़गी किसी भी बात पर हो सकती है। तो इलेक्शन जीतने के बाद हलफ उठाने से पहले हरम शरीफ में जब उनकी मुलाकात हुई उन्होंने ये वादा भी कर लिया कि सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, मामला ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने गिरफ़्तार कराया और 8 माह से ज़्यादा उन्हें जेल में रखा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी केस के। वो केस ऐसा फजूल सा केस था, किसी भी एक आम आदमी को जो कि लॉ का एक्सपर्ट ना हो, उसको कानूनी मामलात का बहुत ज़्यादा ना भी पता, उसको अगर सिर्फ ब्रीफ कर दिया जाए कि ये केस है तो वो हंसेगा कि यार ये कैसे केस हो सकता है कि किसी ने LDA से कुछ ज़मीनें ली और उसके बाद प्राइवेट एंटिटी के तौर पे, एक प्राइवेट पर्सन के तौर पे उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को बेच दी और मीर शकीलुर रहमान पर केस बन गया कि उन्होंने LDA से कुछ फेवर्स लिए। अच्छा, इसके मतलब उनका सिर्फ ये था कि उन्होंने रगड़ा लगाना था, उन्होंने जेल में रखना था, वो उन्होंने किया। और असल इशू ये है कि हरम शरीफ में बैठकर वादा करने के बाद भी उन्होंने वो वादा तोड़ दिया। तो ये इमरान खान साहब का एक्चुअल या फैक्चुअल उनका रोल है, उनका किरदार है जो कि वो कर रहे होते हैं। और बाकी दिखाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं उनके पास, वो जैसे भी करते हैं। यार उसमें उनके ख्वाबों के, बुशरा बीबी के ख्वाबों की जब बात होती है तो उसमें ओन चौधरी साहब को भी नुकसान हुआ। ओन चौधरी साहब को नुकसान ये हुआ, बुशरा बीबी ने जो उनके करीब तरीन इमरान खान साहब के लोग थे उनकी छुट्टी करानी थी। तो 17 अगस्त 2018 की रात जब ओन चौधरी साहब दावतनामे बांटते फिर रहे थे, अगले दिन हलफ बर्दारी की तकरीब थी इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर ओन चौधरी आया वज़ीर आज़म हाउस में या ऐवान सदर में जहां वो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है तो ये बड़ी नहूसत की बात होगी। तो इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि तुमने कल प्रोग्राम में नहीं आना। और फिर ओन चौधरी साहब की छुट्टी होनी शुरू हो गई, वो चीज़ों से आउट होते गए। पंजाब में तो आए लेकिन फिर वो फाइनली वो चीज़ों से आउट हो गए। वो भी, अलीम खान साहब भी, जहांगीर तरीन साहब भी। और जहांगीर तरीन साहब के तो जितने भी लोग थे, चूँकि वो सारा स्टाफ लोग पैसे देने होते हैं ना, तो पैसे तो जहांगीर तरीन खान साहब खर्च करते थे या अलीम खान साहब खर्च करते थे, तो वो सारे लोगों की छुट्टी करा दी गई। ATMs और आ गई थी, पैसे और आने शुरू हो गए थे और बुशरा बीबी वहाँ मौजूद थी। वो किसी भी करीबी साथी को अपने लिए ख़तरा समझती थी। वो चाहती थी कि मुकम्मल कंट्रोल उनके हाथ में हो। और उधर बाजवा साहब उनके साथ थे, उनके हुक्म पर लोगों को गिरफ़्तार करा रहे थे, धांधली करा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। और इस तरह से ये लोग आए थे। वक्त बड़ी जालिम चीज़ होती है, हक़ाइक़ सामने आ ही जाते हैं
क्या हमारी सियासी हुकूमतें इन सब हक़ाइक़ की रोशनी में कोई एक्शन लेंगी? अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो यकीन रखें कि ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। हम 75 साल से देखते आ रहे हैं। अच्छा, ये कहानियाँ सुन लेते हैं, आ जाती हैं, ये फिर दोबारा होंगी। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सियासी हुकूमत पार्लियामेंट में अपनी मजबूती दिखाए और उन किरदारों को जिन्होंने ये धांधली की, जिन्होंने ये 2 नंबरियाँ की हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। मैं गिरफ्तारियों की बात नहीं करता, कानून के कटहरे में लाए, कानून पे जो कहे वो सजा देनी चाहिए, सारा होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की एक और जिम्मेदारी भी है, वो है अवाम की खिदमत और अवाम के लिए सहूलतें पैदा करना। और कल रात बल्कि परसों कल सुबह हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की और डीजल की 35 रुपये। एक रोज़ कबल ही मरियम बीबी वापस आई हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सियासी बयानियाँ लेकर आएंगी, कोई अवाम के लिए रिलीफ की बात करेंगी। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन में जाना है 3 माह बाद या 6 माह बाद या 10 माह बाद, जब ये इलेक्शन तो होने हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन उनके आने पर लोगों को सलामी ये मिली है इसहाक डार साहब की तरफ से कि 35 रुपये बढ़ गए हैं पेट्रोल पर और डीज़ल पर भी। तो आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं इसको इसहाक डार की कामयाबी या नाकामी नहीं कह सकता, मैं इसको सियासी हुकूमत का फ़ैसला समझता हूँ, और वो सियासी हुकूमत का फ़ैसला है। अगर इसहाक डार गलत कर रहा है तो हुकूमत ने उस पर लेना है, डिसीजन लेना है। अच्छा, अभी तो ये जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, हमारा रुपये डी वैल्यू हुआ है उसके मुकाबले में मज़ीद, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं आया, क्योंकि पेट्रोल तो हमने पहले से ख़रीदा हुआ है, तेल तो पहले से ख़रीदा हुआ है। ये तो हम पे वैसे ही खुशी खुशी में टैक्स लगाए गए हैं IMF को राज़ी करने के लिए। हजूर, IMF को राज़ी करें, लेकिन लोगों की जानों की कॉस्ट पर नहीं। आपने लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ देना है। सोचें, आवाम के लिए भी कुछ करें। शुक्रिया।